नमस्कार बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। 8th क्लास। कल हमने आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 6 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं, बहुत ही अच्छे लेखक हैं। उनकी ही एक रचना आज हम पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। जैसा कि शीर्षक में कहा गया है, पहले हम शीर्षक का ही अर्थ समझेंगे कि क्या हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखते हुए, कहीं चोरी है, कहीं डकैती है, कहीं मारा मारी हो रही है, कहीं किसी से कोई छीन रहा है, किसी की जान ले रहा है, क्या इन सब बातों से हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या हमें ये सोच लेना चाहिए कि अब अच्छाई नहीं रही, अब ईमानदारी नहीं रही? नहीं, ये आशावादी लेखक हैं। इनका कहना है कि हमें आशावान रहना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। जैसी परिस्थिति आए उससे हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें ये कुछ समय है, ऐसा अच्छा भी है। हमें अच्छाइयों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें किसी के अंदर भी गलतियां ही ना खोजकर अच्छी बातें भी खोजनी चाहिए। एक आशावादी कवि या लेखक जो भी हैं, या जो भी इंसान आशावादी है, वो हमेशा दोनों पहलू सोचकर देखकर चलते हैं और उसमें उम्मीद ढूंढते हैं, आशा रखते हैं कि अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आगे होंगी। अब इसी पर आधारित ये पाठ है जिसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ये हमारे अपने आप जब इसे पढ़ेंगे तो लगेगा आसपास ही ये सब कुछ हो रहा है और हम उसी को समझ रहे हैं। अब लेखक क्या कहते हैं? मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। बैठ जाता मीन्स निराश हो जाता है कभी कभी। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसा लगेगा जैसे ये आज की ही परिस्थिति बता रहे हैं लेखक। हर अखबार में, न्यूज़पेपर में ये बुराइयां हमें दिखती हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। एक दूसरे पर इतने आरोप लगाते हैं कि वो एक उस पर आरोप लगाएगा तो दूसरा प्रत्युत्तर में उस पर आरोप लगाएगा। इसका मतलब दोनों ही आरोपी हो गए। तो ऐसा लगता है कि कोई ईमानदार इंसान ही नहीं रहा। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। सब एक दूसरे पर शक करते हैं। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। जो ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर बैठा है, ऊंचे पद पर बैठा है, उसमें और ज़्यादा कमियां निकाली जाती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये सच्चाई है। अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उसमें ना दोष नज़र आएंगे और ना उसकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी और ना दोष नज़र आएंगे। दोष किस में नज़र आएंगे? जो कुछ काम करेगा उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। दोष तो सब में होते हैं, लेकिन वो देखने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो उसमें दोष ही दोष ढूंढ रहे हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी स्थिति है कि गुण बिल्कुल ही नहीं है तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। क्या यही भारतवर्ष है? फिर लेखक कहता है कि क्या मेरा भारत ऐसा ही है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहन में डूब गया है? कहाँ बीते समय में डूब गया है? वो पिछली बातें, वो अच्छाइयाँ कहाँ चली गई हैं?
जैसे एक अतीत हम पिछला हमारा बीता हुआ कल चला जाता है, क्या हमें अपनी उम्मीदें ऐसे छोड़ देनी चाहिए? नहीं। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र कहाँ सूख ही गया? क्या सूख ही गया? क्या उस महासमुद्र में, उस अच्छाइयों में अब कुछ भी नहीं रहा? जो अच्छाइयाँ द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम सब एक साथ रहते हुए जो प्रेम भाव था, क्या वो आज आदर्श प्रेम भाव, मूल्य जीवन के वो नहीं रहे? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। ये लेखक कहता है कि जैसे एक समुद्र पानी से लबालब भरा रहता है और वो सूख नहीं सकता है, ऐसे ही मेरे भारतवर्ष के लोग अच्छाइयों से, ईमानदारी से ऐसे लबालब भरे हुए हैं कि वो एक जैसे समुद्र नहीं सूख सकता, ऐसे ही वो भी खाली नहीं हो सकते, आदर्शों से रहित नहीं हो सकते। ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, कि जैसे सपने उन्होंने देखे थे हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे आदर्शों के साथ। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। जो भोले भाले इंसान हैं वो ठगाई में आ रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, और झूठ का धंधा करने वाले लोग पैसा कमा रहे हैं, फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। मीन्स जो ईमानदार है उसको मूर्ख की संज्ञा दे दी जाती है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। क्या डरपोक लोग ही सच्चाई बोलते हैं या जो बेबस हैं, लाचार हैं, वो बोलते हैं? ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। जो जीवन के महान मूल्य हमने अपने बुजुर्गों से सीखे हैं, उसकी आस्था हिलने, नींव डगमगाने लगी है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर हम उन्हें छोड़ने लगे हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। एक मनुष्य में अच्छाइयों के साथ साथ इन सब चीज़ों का भी समावेश होता है। लोभ, मोह, ये सब भी उसमें होते हैं, ये भाव भी आते हैं। लालच का भाव भी आता है, मोह भी होता है, काम, क्रोध, गुस्सा सब होता है मनुष्य में। स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहना, ये तो नेचुरल है, ये तो सब में मिलेंगे। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, पर उनके वशीभूत हो जाना, उन्हीं के अनुसार चलना, उनको अपना प्रधान मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। बुरा आचरण ये है कि जब हम उन्हीं के इशारों पर चलने लगते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। उन्हें अपने आदर्शों से बांध कर चला है, उनको महत्व नहीं दिया, उनको ऊपर नहीं रखा है। इन लोभ, लालच, मोह से ऊपर, क्रोध से ऊपर हमने अपने आदर्श रखे हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भाई भूख अगर लगी है तो हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, उपेक्षा, उसकी अवहेलना नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, हम दवाई चाहिए तो चाहिए। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो रास्ता भटक गए हैं, हम उन्हें ठीक रास्ते पर न लाकर अगर उन्हें इग्नोर करते हैं तो ऐसा संभव नहीं है हमारे लिए। किसके लिए? भारतवासियों के लिए। भारतवासी सब ऐसे हैं, हमारे भारतवर्ष के लोग ऐसे हैं कि उनमें ये आदर्श हैं कि वो ये सब भूखे को खाना खिलाना, बीमार को दवाई देना, गुमराह को ठीक रास्ते पर लाना, ये सब आदर्श हमें अपने पूर्वजों से मिले हैं। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्रजनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता, ये सच्चाई है। उनका मन हर समय पवित्र नहीं रह सकता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं।
जिनका हम चयन करते हैं, जिनको हम चुनकर ऊपर कुर्सी पर बिठा देते हैं, थोड़े दिन बाद वो अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपने मन के वशीभूत हो जाते हैं और बेबस होकर वो लोभ में, लालच में और मोह में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, अपने ही ऐश्वर्य ढूंढ लेते हैं उसमें। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। आज देखते ही देखते कानून अलग हो गया और धर्म अलग हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, जो धर्म के जो अत्यंत धार्मिक हैं और उससे डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वो कानून में कमियां ढूंढते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। वे कम हो गए हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। कौन? एक भारतीय की बात चल रही है। हमारे देश का वासी आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है, इस बात का एहसास करता है। समाचार पत्रों किस बात का? कि उसमें ये सारे गुण हैं अंदर। वो भले ही उन्हें ना दिखाए और लालच में, किसी लोभ में आकर उन्हें दबा दे, लेकिन हर भारतीय में ये गुण विद्यमान है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से कमाते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। किसी से कोई गलती हो जाए, कोई बुराई हो जाए, तो उसका पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, लेखक का कहना है। लेकिन उसकी गलत बात को, उसके पक्ष को, ऊपर उसकी बुराई को बताते हुए, उसका पर्दाफाश करते हुए अगर उसमें रस लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, तो यह बुरी बात है और दोषोघाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। उसका रस ना लेकर उसको अगर हम माने कि अगर हम इसकी कमी बताएंगे और इसमें सुधार होगा, इस तरीके से बताएं, ना कि उसका मजाक उड़ाने के लिए बताएं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, आनंद लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। जब हम किसी की अच्छाई देख लेते हैं और उसको आपस में किसी से उसको नहीं बताते, आपस में हम उसके बारे में नहीं बताते, तो वो और भी गलत बात है। अगर अच्छाई है तो उसको भी बताया जाए और बुराई है तो उसे ऐसे उसका पर्दाफाश करें कि उसमें कुछ बुराई दूर होकर गुण आ जाए, ना कि उसका मजाक उड़ाकर। ये लेखक का कहने का भाव है यहाँ कि हमें अच्छी बातें एक दूसरे के साथ साझी करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, और बुरी बात हमें एक तरीके से, एक प्रेम भाव से उसकी बुराई दूर करने के लिए पर्दाफाश करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि जिन्हें हम उजागर करेंगे, बताएंगे सबको, तो दूसरे भी उससे प्रेरित होंगे और अच्छा कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।